हेलो दोस्तों, स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के सल्तनत काल से गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश हम पढ़ेंगे। गुलाम वंश से जितने भी फैक्ट पेपर में आते हैं वो सब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं स्टडी विद वीना राणा यूट्यूब के साथ। गुलाम वंश रेडी। गुलाम वंश में जो सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या पेपर में आता है कुतुबुद्दीन के बारे में। सबसे पहला है गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, 1206 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। दूसरा है ऐबक गौरी का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाहौर में किस गुलाम वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी बनाई? तो वो बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली या फिर इस किसने पूर्ण करवाया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कुतुब दोनों के नाम से में है, तो याद रखना है कि नींव किसने डाली है? सेम नाम वाले ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इसका निर्माण। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। ये समझ लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही अच्छा शासक था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। फिर लास्ट है ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। घोड़े से गिरा था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसे जो दफनाया गया लाहौर में दफनाया गया। तो दोस्तों, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक से महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं आराम शाह। आराम शाह के बारे में उतना तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो है आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है। तो इस सिर्फ इतना याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये उत्तराधिकारी था। फिर आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे पेपर में। सबसे पहले आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी ने की थी आराम शाह की हत्या और खुद 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दूसरा है इल्तुतमिश तुर्किस्तान का तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये क्या था? तुर्किस्तान का तुर्क था। ठीक है, दामाद था ये ऐबक का। फिर ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, ये भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाई। अब देखो, जो ऐबक था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। और इसने कहाँ स्थानांतरित की उसको? दिल्ली। ये भी हमेशा आता है। फिर है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया। अब देखो, ऐबक ने क्या की? नींव डाली, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। वो पूरा किसने की? इल्तुतमिश ने। फिर है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अरबी के सिक्के जारी किए किसने? इल्तुतमिश ने। अब इसने क्या? चांदी का टंका और तांबा का जीतल चलाया। अब दोस्तों, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है कि टंका किस धातु का बना हुआ था? ऑप्शन आता है चांदी, सोना, तांबा, ठीक है, पीतल। फिर ये भी आता है कि जीतल किस धातु का था? तो ये याद रखना है, तांबा का जीतल था और चांदी का क्या था? टंका। फिर नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। ई से याद रखना। ठीक है, ये याद करने का तरीका है कि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। फिर नेक्स्ट है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्गान ए चिहलगामी के नाम से जाना गया। तुर्गान ए चिहलगामी किसने बनाई? तो वो इल्तुतमिश ने। फिर नेक्स्ट है दिल्ली में अमीरों का दमन किया। अमीरों का दमन भी किसने किया? इल्तुतमिश ने।
फिर इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई 1236 ईस्वी में, ठीक है, 1236 ईस्वी में हुई इसकी मृत्यु। तो दोस्तों ये थे इल्तुतमिश से महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालिक शासक पर उसकी मां सात तुर्कान छाई रही। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन उसकी माँ ने किया था शासक, ठीक है। फिर आते हैं रजिया बेगम। रजिया बेगम के बारे में जो पहला फैक्ट है वो है, सात तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सियासत पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी जिसने बागडोर संभाली थी शासन की, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो वो थी रजिया बेगम, ये याद रखना है। फिर है रजिया ने प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह, ठीक है, चोगा और कुलाह पहनकर राज्य दरबार में खुले मुंह जाने लगी। पहले क्या थी, जो मुस्लिम जो औरतें थी वो पर्दा रखते थे मुंह पे, लेकिन रजिया ने ये सब त्याग दिए, ठीक है। कुला मतलब टोपी पहनी उसने। फिर है रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। दोस्तों इसने क्या किया, जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया, ठीक है। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। ये था रजिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं बलबन। अब देखो बलबन के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलो पढ़ते हैं बलबन। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन, बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम। दूसरा है बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर है तुर्कान ए चहलगाने का विनाश बलबन ने किया। अब देखो दोस्तों ये किसका गुलाम था, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान ए चहलगामी मतलब 40 गुलामों की एक सेना वो बनाई थी, और इसने क्या किया, ये ख़त्म किया, विनाश कर दिया इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा ये दिल्ली की गद्दी पे। फिर आगे है बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। नवरोज उत्सव को किसने प्रारंभ करवाया, बलबन ने, जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित थी। फिर नेक्स्ट है अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अब देखो लोह एवं रक्त की नीति किसने प्रारंभ की, बलबन ने। अब दोस्तों ये काफ़ी मतलब ये समझ लो क्रूर शासक था बलबन, ठीक है। इसने क्या किया, लोह एवं रक्त की नीति, जो इसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे सीधे उनका क्या किया, रक्त बहाओ, ठीक है, ये वाली नीति इसने प्रारंभ करी। फिर नेक्स्ट है नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खान की उपाधि दी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उल्लू खान की उपाधि किसको दी गई, तो वो बलबन को दी गई। किसने दी, नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आता है कि बलबन के दरबार में कौन कौन से फारसी कवि थे, तो वो है अमीर खुसरो और अमीर हसन। दोस्तों ये अमीर खुसरो इसने अपने जीवन में बहुत सारे राजाओं का शासन देखा है, तो इसीलिए ये अमीर खुसरो गुलाम वंश के राजाओं के दरबार में भी था। फिर इसके बाद जो खिलजी वंश स्टार्ट हुआ उनके दरबार में भी रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक श्यामुद्दीन कैमुर्स था। कौन था अंतिम, श्यामुद्दीन कैमर्स। दोस्तों जो ये बलबन है इसके बारे में बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, तो ये थी इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहीं से ये ख़त्म हो गया है गुलाम वंश। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
खिलजी वंश। इसके बाद जो स्टार्ट हुआ खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। तो पढ़ते हैं अगले वीडियो में खिलजी वंश। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।